नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। देश की राजनीति लंबे समय तक मेल डोमिनेटिंग रही। अभी भी हालत कुछ खास सुधरी नहीं है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए जो कदम उठाए, इसे राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआती कदम मान सकते हैं। ये आरक्षण कब तक लागू होगा और ओबीसी वर्ग को बाहर रखकर महिला आरक्षण देने से कितना बदलाव होगा, इन तमाम मसलों से कई ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि महिलाओं के हक में ये बड़ा कदम बीजेपी ने उठाया और जाहिर है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी निश्चित रूप से इसे बुलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा भी जताया है। बीजेपी अपने फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वही सपा उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाओं और अत्याचार को लेकर बीजेपी के इन दावों पर सवाल उठा रही है। सपा का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिलाओं में गुस्सा है। वही कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को फिर से बुलंद करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। सवाल यही है कि किसको मिलेगा महिलाओं का समर्थन, वो जिसने महिला आरक्षण बिल का आगाज किया या फिर वो जिसने इसे अंजाम तक पहुंचाया। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वही दल हैं जिन्होंने लंबे समय तक महिला आरक्षण बिल को जो है लटकाए रखा, उसको पास होने नहीं देते थे, उसका विरोध करते थे, बिल की कॉपियां फाड़ देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ने इस बिल को पास कराया और आज महिलाओं को, आधी आबादी को उनका अधिकार मिल रहा है। न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो महिला पुलिस की भर्ती होगी उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी। जिले में जो है उनको तैनाती में ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तमाम तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज के उस वर्ग के साथ खड़ी रही है जिसको उसका अधिकार नहीं मिला और उसको अधिकार दिलाने का। स्पष्ट तौर पे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात, महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी करती है और हम लोग ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी दी थी, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया था। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को टिकट देने की बात की। अब आपने एक सगुफा देखा मोदी जी का, महिलाओं का आरक्षण पास हुआ, लागू कब होगा 2029 में। ये तो 2 करोड़ नौकरियों की तरीके हैं, 15 लाख खातों में जैसे आए वैसे ही शायद आरक्षण 2029 तक हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं पे जो आरक्षण है वो 2024 में ही लागू किया जाए। पार्टी बहुत पहले से ये आंदोलन करती रही है कि जो समाज की दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग की अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिले। ऐसी महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी दलित और पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक महिलाओं को सीटें आरक्षित हों। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। साथ साथ शमशी आजाद साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुमन शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वो भी अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले बीजेपी के पास में आना चाहूँगा। शमशी आजाद साहब, महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण देने के बाद देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है जो लंबे समय के बाद आखिरकार सफल हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर ये भी बात हो रही है कि राज्यों में चुनाव है, आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि इस मुद्दे को अंतिम छोर तक लेके जाए और इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश करे, क्योंकि ये लागू तो 29 में होगा लेकिन इसकी बात 24 में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शमशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, उनके पास लौटेंगे। चलिए चलते हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बात हो रही है महिला आरक्षण को लेकर
और जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से जो पार्टी ने काम किया है महिला आरक्षण को लेकर उसको आगे बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है बीजेपी की इस रणनीति के काउंटर में? उसी उदाहरण की तरह है जैसे एक बैल हो या गाय हो या भैंस हो, उसके पट्टे से बांध के उसके सामने एक गाजर लटका दी जाए, रस्सी में लटका दी जाए और डंडी में ऐसे बांध के, वो गाजर दिखेगी तो उस भैंस को हरा चारा दिखेगा तो, लेकिन वो खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जितना आगे बढ़ेगी वो भी उसके साथ साथ पैरेलल टू आगे बढ़ता जाएगा, फिक्स है। तो जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ जनता को लुभाने के लिए कर रही है। और मैं तो बड़ा हतप्रभ इस बात से हूं कि आप 10 साल शासन करने के बाद महिलाओं को सुध लेते हैं, ये कौन सी बात हुई भाई? आपको तो डे 1 से आना चाहिए था इस पे, और अब तक महिलाओं के तमाम सारे उन चीजों पे मोहर लग गई होती, तमाम बातें हो गई होती जिससे कि सशक्तिकरण की बात नरेंद्र मोदी कहा करते हैं। समाजवादी पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जो महिला आरक्षण आया है उस पे बैकवर्ड्स की भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनसे क्यों बैर और उनसे क्यों नफरत है मौजूदा सरकार को? और अगर जी मनोज जी, अगर आप कह रहे हैं कि 9 सालों तक उन्होंने नहीं किया बीजेपी ने और अब आखिर में लेके आए हैं, तो यूपीए की सरकार का भी लंबा कार्यकाल रहा, कदम क्यों नहीं उठाया गया उस पर? और इंडिया गठबंधन में आप ही के दल के आरजेडी हो चाहे एसपी समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने तब विरोध किया था महिला आरक्षण को लेकर। क्या ये एक बड़ा कारण था, तभी तो बिल पास नहीं हुआ? नहीं, यूपीए तो पास कराना चाहती थी सेम इसी तरह का बिल जैसा बीजेपी ने पास कराया, लेकिन तमाम सारे राजनीतिक दल थे जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जो गरीब किसान मजदूरों की राजनीति करते हैं, निर्बलों की राजनीति करते हैं, उनका विरोध था, इसलिए वो पेंडिंग हो गया। और ये बात सबको पता है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर उस विरोध के बाद, और बीजेपी का स्टैंड भी हमारे साथ था, बीजेपी भी उस समय महिलाओं को आरक्षण देने के लिए धुर विरोधी थी। योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की बाइट पड़ी हुई, लेकिन चूंकि बीजेपी पलटा मारने में और नॉन स्टैंड पार्टी है, कोई स्टैंड नहीं है इनका, किसी भी मुद्दे को लेकर इनका स्टैंड नहीं है। अगर मैं आज उस बात का जिक्र करता चलूं कि फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर इनका क्या स्टैंड, अटल बिहारी वाजपेयी का और पुरानी बीजेपी का कुछ और था और मोदी का कुछ और है, फिर बात को पलट के कुछ और। तो नॉन स्टेबल पार्टी के लिए एक ही बात कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों को महिला आरक्षण में, पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में थी और आज भी है। और बीजेपी ने अगर इसको पास किया है तो बीजेपी से सिर्फ एक ही सवाल है कि साहब आप मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ 5 राज्यों के चुनाव में आप महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए। चलिए ठीक है, शमशी आजाद जी से तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, शमशी आजाद जी वो कह रहे हैं कि पहले आप खिलाफ थे, अब आप इसे सबसे बड़ा हथियार बनाने पे तुले हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दोहरा चेहरे जब से सामने आया तब से इनके चेहरे पर हताशा और इस तरीके के बयानबाजी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देते रहते हैं। मनोज भाई हमारे बड़े भाई हैं और मैं इनसे सहमत इस वजह से नहीं क्योंकि समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं और समाजवादी विचारधारा इस वक्त की प्राप्ति से चल रही है। ये आपको पता है कि क्या क्या बयानबाजी इनके यहाँ से हो रही है। जाति का सबसे पहले जातिगत की बात करते थे और आपने देखा किस तरीके से जातियों में बांटने की बात करने लगे। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर, और उस पर आपने देखा कि जैसे ही कल आजम खान को सजा हुई वैसे ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला और मुसलमानों का अल्पसंख्यक समाज को बहकाने भड़काने का काम किया। लेकिन अल्पसंख्यक समाज फकत उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान से जा चुका है और इनके बहकावे में नहीं आ सकता। इनकी जमीन खिसक गई क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा उपयोग यही हुआ करता था। लेकिन जब से ये समझदार हुए, जब से इनको सम्मान मिला, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। तब से समाजवादी पार्टी लगातार 2017 से 2014, 2019, 2022 और सारे चुनाव के बाद से लगातार आते चली आ रही। अब बात होती है महिला बिल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर बड़ा दिल दिखाते हुए बिल को पास कराया है, यही लोग तो विरोध कर रहे थे, इन लोगों ने तो विरोध किया था नहीं संसद में जाने का, लेकिन उसके बाद संसद में भी जाना पड़ा। इन लोगों ने विरोध किया महिला बिल का, लेकिन विरोध में केवल 2 वोट पड़े और 2 वोट पड़े और उसके बाद अभी उन्होंने नए लोगों पर छोड़ा कि जो है ओबीसी आरक्षण, उसके बाद दलित आरक्षण, उसके बाद ये सब होगा। लेकिन आपके कहने से, आपके दबाव में नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
दबाव की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता नहीं पार्टी तो फिर एक समुदाय को लेकर ओबीसी नहीं वर्ग को करती। और भारतीय जनता- मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को क्यों बाहर रखा गया इस बिल से? बार बार ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 37.37% से ज्यादा आबादी है। सुनिए, सुन लीजिए, महिला का मतलब महिला हो गया ना, उसमें ओबीसी अलग से महिला है ना, अल्पसंख्यक अलग से महिला करके देखा जाएगा। अभी आप देखिए जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव हो, उसमें आपने देखा कि अल्पसंख्यक समाज मैं जवाब दूंगा। पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यही विरोध किया जाता था कि अल्पसंख्यक समाज को टिकट ही नहीं देते। लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर पार्षद, सभासद, चेयरमैन, यहाँ तक के बड़े बड़े मेयर भी जीते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब जब उनसे लगाव जुड़ा, जब ये लगा है भारतीय जनता पार्टी को कि अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ जुट रहा है, तब उन्होंने उनको हिस्सेदारी देने का काम शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में इस वक्त 4 एमएलसी और 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज से हैं। तो इस तरीके से और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए तारिक मंसूर साहब को। तो लगातार इस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को हिस्सेदारी दी जा रही है। और सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि ये योजनाएं सिर्फ जो है अल्पसंख्यक समाज को नहीं दी जाएगी या उनको नहीं दी जाएगी। चलिए उस पे बाद में आएंगे। मनोज जी जवाब दीजिए इस पे। देखिए, ये बड़ी बात इन्होंने कह दी और ब्लंडर मिस्टेक वाली बात कह दी। उसमें आदिवासी महिलाओं और दलित महिलाओं का आरक्षण निहित है, जो बिल इन्होंने पास किया। और दूसरी गलत बात इन्होंने ब्लंडर कह दी कि 2 वोट विपक्ष में पड़े। अरे सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। आप धन्यवाद नहीं दे सकते हो, आप कंजूस हो। आपके अंदर इतनी राजनीतिक बड़े दिल की भावना नहीं है कि आप राजनीतिक दलों को धन्यवाद दे दो। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने समर्थन किया था? आपने मोदी जी का समर्थन, आपने मोदी जी का समर्थन मौजूदा बिल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा समर्थन के पास हो गया। मैं कह रहा हूँ बिना समर्थन के सारे राजनीतिक दलों ने किया। उसके बाद राज्यसभा में तो किसी ने विरोध नहीं किया। आप लोगों ने और 2 वोट जो पड़े वो तुम्हारे बी टीम वाले लोग हैं। महिला होना चाहिए, आता है जो 2 वोट नहीं पड़े लोकसभा में वो तुम्हारे बी टीम वाले हैं, वो जो तुम्हारे लिए हमेशा बैटिंग करते हैं, हैदराबाद वाले। उन्होंने ही तो नहीं डाला, बाकी तो सबने वोट दिया। आप ये बात बताना चाहते हैं कि सब विरोधी आप दूध के धुले, ये गलत बात है। गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। उस पर भी आएंगे। उससे पहले और ऐसे किसी को हम अपना ठीक है, उस पर भी आएंगे। इससे पहले सुमन जी के पास आना चाहूंगा। राष्ट्र के नुकसान के लिए सुमन जी, महिलाओं के अधिकारों पर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर काफी बात हो रही है, लेकिन चुनाव आते आते ये सब किनारे हो जाता है और हर पार्टी जीताऊ उम्मीदवार की तलाश में निकल पड़ती है। तो आज ये एक बहस छिड़ी पड़ी है कि महिला आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी एक अम्ब्रेला क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बाकी तमाम विपक्षी मुद्दों के ऊपर। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं आप और कितना वर्क करेगा, ये रणनीति कितना काम करती नजर आ रही है आने वाले समय में? देखिए, वर्तमान समय में पार्टियों का तो अपना आरोप प्रत्यारोप चलता रहना स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान समय में इसके पहले फुल मेजोरिटी में कांग्रेस रही। देश आजादी के बाद से बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज्य किया है भारत पर, लेकिन एक आरोप प्रत्यारोप रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है महिलाओं के प्रति, अभी देख लीजिए, पूरे 80 में 13 इस समय पार्लियामेंट मेंबर महिलाएं हैं और इसका संख्या और आरक्षण मिलेगा तो इसका संख्या का तो करीब 26 पे लमसम हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का सोच इस समय जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर के बहुत सकारात्मक चल रहा है। और ये पार्टियों का तो काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लगाएंगे नहीं तो उनको सुनेगा कौन? लेकिन मोदी जी का जो सोच है और जो कार्य करने का है वो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन निश्चित रूप से समझिए, बात है कि टिकट देने से क्या होगा, जीत कर भी तो आने चाहिए। इससे पहले कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में 156 महिला उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से जीता सिर्फ 1। तो हम अभी से क्या ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? कांग्रेस की तो मजबूरी थी, कांग्रेस की देखिए मजबूरी थी 156 महिलाओं को टिकट देना, क्योंकि उनके पास पुरुष प्रत्याशी नहीं बचे थे। सभी लोगों ने अपना वापस कर दिया था, सभी लोगों ने पर्चा वापस दे दिया था, क्योंकि उनको लग जाता कि भाई कांग्रेस उत्तर प्रदेश जीतेगी नहीं। तब उसके बाद जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आई और उसके बाद फिर चुनाव आते उसके बाद गायब हो गई। अब न उनको महिला याद आ रही है, न यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार याद आ रहा है, न भ्रष्टाचार याद आ रहा है।
तो ये सब कांग्रेस पार्टी का शुरुआत था, लोकसभा में देना चाहिए। आए जैसे 33% भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अब सभी दलों को चाहिए कि 40% की बात करें, 50% की बात करें, 50%, 60% की बात करें। और कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी इनको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर 33% महिलाओं को देगी हिस्सेदारी दे देंगे तो हम 40% देंगे। मैं कहता हूँ मनोज यादव जी की क्या आपके चैनल के माध्यम से कहें कि हमारी पार्टी जो 40% टिकट देंगे महिलाओं को। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए मनोज जी। बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल हैं वो कहते रहेंगे। दरअसल में शुक्ला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हिस्सेदारी उनके वर्ग की उससे ओवर मिल रही है। अभी बिहार में जाति जनगणना आया ना, सब आंकड़े सामने आ गए, पूरा स्पष्ट है। 10.5% और मुस्लिम मिला के 14.5%। तो अब वहां पे अभी आरक्षण आएगा तो इनके पेट में बहुत भयानक वाला दर्द होगा और ये चिल्लाएंगे भट्टाचार्य जी कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। लेकिन आप ही तो आरोप लगाते हो कि फला जाति ने ज्यादा ले लिया। अभी इनसे पूछो ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या था, तो कहेंगे सबसे ज्यादा यादव थे। अभी ये चिल्ला चिल्ला कहेंगे, लेकिन जाति जनगणना का बिल्कुल नहीं डिमांड करेंगे सरकार से कि सबकी हिस्सेदारी बता दो कितनी है। बिहार में 14.5% यादव है, नहीं, लेकिन मनोज जी तो उनको 14.5% मिलना चाहिए ना। ये बात अजीब नहीं है कि रोकिए मत, आप बताइए महिलाओं में पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। आरक्षण की बात छोड़िए, ये बताइए आप अपनी, एक सेकंड रुकिए, हमको भी तो सुन लीजिए। जो आप कह रहे हैं देश आजादी के पहले से ये जनगणना का व्यवस्था था, लेकिन आज के समय में ये बताइए, हम अगर जो एक जनसंख्या नियंत्रण को भी ध्यान में रख रहे हैं तो सरकार के हाथ पैर किसने पकड़ रखे हैं? मोदी जी क्यों नहीं नियंत्रण कर रहे हैं? और आप इतना बड़ा वोट की राजनीति के लिए पूरा धरती पर, अरे मुलायम सिंह की बात करते हैं, लालू की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं होती, लेकिन की बात नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं मनोज जी? लेकिन आपको नहीं लगता कि क्लियर करिए। अरे सुनिए, क्षमता भी तो रख लीजिए सुनने का। ब्राह्मण हम सुनना चाहते हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई, हम जनसंख्या को नियंत्रण किए पड़े हैं धरती पर। आवश्यकता हर पार्टी और कर दो, विकास करें। मुद्दे से भटक रहे हैं। इसका मतलब नहीं, एक मिनट मनोज जी, ये जो बात आपने कही कि जातीय जनगणना होगी, नहीं एक मिनट समझिए, ठीक है, नहीं एक गलत मतलब है जाति जनगणना, नहीं गलत परसेप्शन आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग भी, ठीक है, हिस्सेदारी से विदेश भेज देंगे क्या? शुक्ला जी, ठीक है, अरे एक मिनट रुक जाइए भट्टाचार्य जी। शुक्ला जी जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं उसने 10 साल में जाति जनगणना कंट्रोल, माफ करिएगा, जो तमाम सारी आबादी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल उठाया। देखिए उस पर बहस करने का कोई मसला नहीं है, सभी सरकारें उसमें फेल रही हैं। सुमन जी, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जनगणना को पढ़ लीजिए। वो मुद्दा, वो बिल्कुल ही अलग मुद्दा है, उस पर नहीं जाते हैं। मेरा मनोज जी सवाल यह है, जो बात आपने कही कि आंकड़े जाति जनगणना से आएंगे और उसके बाद आरक्षण जो है फिर से लागू किया जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि गलत परसेप्शन? सुमन जी, देश आजाद से पहले अंग्रेजों ने ही कराना शुरू कर दिया भाई साहब। मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुक हो जाइए भट्टाचार्य जी, एक मिनट इनको एक बड़ा जवाब दे। सुमन जी सुन तो लीजिए, आपने बोल लिया जी। मैं एक बड़ी बात कह दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, हम जनगणना बढ़ाए नहीं हैं। आप एक काम करते हैं, उनसे ये बयान दिला दीजिए कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, ये वाला बयान का खंडन करवा दीजिए, अपने आप जनगणना कम हो जाएगी। वो तो आके बताते हैं ना आप ही वाले कि ये तो बच्चे तो सब भगवान की देन है, ये तो जितने होते हैं भगवान की देन है। तो प्रोग्रामिंग चलाई नहीं, कोई कंट्रोल किया नहीं। अब आप हम हकदारी की बात कर रहे हैं तो आप आरोप लगा रहे हो कि साहब ऐसा है, ये सब तो ज्यादा जनगणना और आपने कंट्रोल कर रखी है। तो भैया 10 आप भी पैदा कर लो, कौन मना कर रहा है? ये बहस जनगणना पे नहीं है। मैं वापस से याद दिलाना चाहूंगा, सुमन जी सीधे आपसे सवाल पूछता हूं कि आज बात हो रही है एक तरफ महिलाओं को राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक आरक्षण दिलवाने की,
और दूसरी तरफ है कि महिलाओं को आर्थिक संरक्षण दिलवाने की, आर्थिक मदद पहुंचाने की। तो क्या लगता है जनता किसके साथ ज्यादा जाएगी? क्योंकि भले ही आप कहें कि बीजेपी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिलवाया है, लेकिन विपक्षी दलों के राज्यों में भी कई सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, फ्री बसेस महिलाओं को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सस्ते दामों पर सिलेंडर, कई सारी ऐसी स्कीम्स चल रही है। तो महिलाएं किस तरफ जाएंगी? राजनीतिक संरक्षण की तरफ, जो शायद उन्हें मिलेगा आज से 5-6 साल बाद, या फिर आज जो आर्थिक सुविधाएं उनको मिल रही हैं उनके साथ? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वो पत्रकार हूं कि किसी का पार्टी का पक्षकार नहीं हूं। सब लोग उसमें आपका पहला बयान ही पक्षकार वाला आया। सुमन जी, बहुत समय इसी पे बर्बाद हो गया है। जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। और इस समय वर्तमान की स्थिति को पढ़ लीजिए तो महिला कोई जबरदस्ती किसी से वोट नहीं डलवा रहा है। पहला बात जानिए, इस आंतरिक इच्छा जिसकी हो रही है। ये बताइए, महिला जो है इस समय स्थिति क्या है, आप बताइए। भारतीय जो अन्न दे रही है सरकार, फ्री में दे रही है। हम लोग गांव में जाकर के सर्वे कर रहे हैं नेताजी, आप वहां जाकर के फिर भी तो आप सर्वे करिए, महिला किसके साथ खड़ी है? मोदी जी के नाम को जप रही है कि नहीं? आप वो कांग्रेस को जप रही है कि ये डिबेट का विषय था क्या? ये डिबेट का विषय था क्या? आपका विश्लेषण है एज ए पत्रकार की मोदी जी के लिए सब वोट करना चाहते हैं, ये कौन सा आपका डिबेट है? आप इसे व्यक्तिगत बहस मत बनाइए। मैं शमशी जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी और योगी आदित्यनाथ आपके पास दो पावरफुल चेहरे हैं, क्या इसलिए बीजेपी काफी कंफर्टेबल है महिला आरक्षण के मुद्दे के साथ आगे बढ़ने के लिए कि आप किसी भी ऐसे सांसद को हटा के? तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं जिनको आरक्षण चाहिए राजनीति में, और तमाम से शिक्षा से लेकर हर जगह पे उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप राशन भीख देने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि दलित पिछड़े की महिलाएं हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं, उनको राशन दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कोई सुविधा देनी तो राजनीति में पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, सुविधा देनी तो नौकरियों में बैकवर्ड महिलाओं को आरक्षण दीजिए। कौन नहीं पिछड़ा रह गया? तो रिपोर्ट का आर्थिक सर्वे करा लो, आर्थिक सर्वे करवा लो शुक्ला जी। 10% अपना तो निकाल लिए, 10% ईडब्ल्यूएस का दे दिए ना। टोटल आबादी 10% नहीं है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। चलिए, समय बहुत कम बचा है। मैं आखिरी सवाल शमशी जी से लेना चाहूंगा। चलिए ठीक है, मुद्दा कुछ और था, जातीय जनगणना तमाम चीजों को लेकर बात हो गई। शमशी आजाद जी, आपके पास उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी दो पावरफुल चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी। क्या इसलिए आप कंफर्टेबल ये कहने के लिए कि हम महिलाओं को टिकट देंगे इतनी जल्दी में, जबकि चलिए आ रहा है सर्वे सब? अरे सुमन जी, 2024 का रिपोर्ट भी आ रहा है। ठीक है सुमन जी, आप शांत हो जाइए, सवाल ही नहीं सुनाई दिया उन्हें। तो आपके पास दो पावरफुल चेहरे इस वक्त देश में, उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप दावा कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में महिलाओं को सीटें देंगे। तो इज दिस द बिग रीजन? इसीलिए क्या इतनी टिकट देने की बातें हो रही हैं? नहीं, आपकी जानकारी में थोड़ा सा मैं विस्तार कर दूं, इजाफा कर दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में दो चेहरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हर वो चेहरा लोकप्रिय है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को लीजिए, विजय पाठक को लिए, जयशंकर को लीजिए, असीम अरूर को लिए, सुरेश खन्ना को लिए, सतीश मानू को लिए, स्वतंत्र सिंह के लिए, ऐसे अनगिनत चेहरे, दानिश आजाद को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में के चेहरे, राज्य की बात अगर आप करेंगे, नितिन गडकरी है, आपके जेपी नड्डा जी है, राजनाथ सिंह है, और ये क्या कहते हैं कि अमित शाह जी हैं, मोदी जी खुद हैं। तो ऐसे अनगिनत चेहरे हमारे पास हैं। ये तो उन पार्टियों के लिए जिनके पास परिवारवाद की राजनीति लोग करते हैं, जो लोग एक अकेला चलने की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी के पास एक चेहरा होगा, कांग्रेस के पास एक चेहरा होगा, हमारे पास तो हर क्षेत्र में, हर जिनके परिवार ही नहीं, वो क्या राजनीति जनता जिनके ऊपर छोड़ के राजनीति में आ गए, वो क्या? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं देता है, तो आधी आबादी को लेकर ये सियासी जंग अब लोकसभा चुनाव तक हमें देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल जरूर कर रहे हैं, लेकिन कई सारे मसले हैं। ये बात सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे भुनाने की कोशिश विपक्ष लगातार करते रहा है। चाहे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात हो या फिर जातीय जनगणना की बात, लगातार टकराव देखने को मिला है तीनों ही राजनीतिक दलों में। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि आधी आबादी महिलाएं किस तरफ जाती हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके साथ, जो आरक्षण मिला है उनके साथ, या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की जो लगातार मांगों को विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है उनके साथ। तो ये आने वाले समय में ही समझ पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।